गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया इटली टाइज। आपको पता होगा कि ऑफ कोर्स ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता होगा कि रायसीना डायलॉग में इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जियो मेलोनी जो हैं वो एज अ गेस्ट इनवाइटेड थी, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर इंडिया में विजिट पे किया है। और इसी मौके पर इंडिया ने कुछ जो है एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं, जैसे कि उन्होंने इंडिया और इटली ने दोनों ने मिलकर अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का रूप दे दिया है। इंडिया का इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव जो है वो इटली ने ज्वाइन किया है अंडर द साइंस एंड टेक पिलर, है ना। अब हम जो है माइग्रेशन और मोबिलिटी भी हमने जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया इटली स्टार्टअप ब्रिज भी हमने अनाउंस किया है। डिफेंस कोऑपरेशन पर भी कुछ जो है हमने डिसीजंस लिए हैं। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में, अगर हम इंडिया और इटली के टाइज देखें तो पॉलिटिकल रिलेशंस 1947 में ही इस्टेब्लिश कर लिए गए थे। और अगर हम बिल्कुल रीसेंट देखें तो अक्टूबर 2021 में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप ऑन एनर्जी ट्रांसिशन इंडिया और इटली ने जो है वो साइन किया। इकोनॉमिक रिलेशंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। $15 बिलियन का ट्रेड 2022 में पहुंच चुका है। इंडिया जो है इटली का फोर्थ लार्जेस्ट इटली जो है रादर वो इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ईयू में। इटली जो है वो 17th लार्जेस्ट एफडीआई इनफ्लो डालता है इंडिया में। तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फूड प्रोसेसिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, ऐसे जो सेक्टर्स हैं उसमें जो है सब्सटेंशियल नो हाउ इंडिया के साथ शेयर करता है। और इंडिया जो है वो इसमें और कोऑपरेट करने के लिए इटली के साथ लगा है। अब हम देखते हैं कि डिफेंस का हमारा क्या जो है वो अरेंजमेंट रहा है। जॉइंट प्रोडक्शन की बात की जा रही है। डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी बनाया जा रहा है ताकि हम काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो है वो काम कर सकें। और भी बहुत सारे एरियाज ऑफ कोऑपरेशन हैं, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है इंडिया इटली जापान ट्राइलैटरल पार्टनरशिप। इन तीनों कंट्रीज़ ने मिलकर 2021 में ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें हम एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है कोऑपरेशन करेंगे आपके अक्रॉस द सेक्टर्स। बट मोस्ट प्रोबेबली ये इंडो पैसिफिक से रिलेटेड एक जो है वो रिलेशनशिप रहने वाला है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी हम कोऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया इटली इनोवेशन डे जो है 2021 में जो है वो होल्ड किया गया था। और अगर हम देखें कम्युनिटी के लिए भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे डायस्पोरा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईयू में थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडियंस रहते हैं इन जो है आफ्टर यूके एंड नीदरलैंड्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं म्यांमार टीक्स। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जब से 2021 में मिलिट्री कू हुआ है म्यांमार में, तब से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, खास करके टिम्बर ट्रेड पर के ऊपर भी। तो इंडिया जो है वो एक कॉन्ड्यू बन गया है, या फिर जब कुछ कह सकते हो एक पिट स्टॉप बन गया है। कि होता क्या है कि म्यांमार से जो है टिम्बर आता है और वो इंडिया के थ्रू जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहुंचाया जा रहा है। ठीक है। तो इसकी काइंड ऑफ कह सकते हो कि स्मगलिंग हो रही है, क्योंकि जो टिम्बर ट्रेडर्स हैं वो इंडिया का रूट इस्तेमाल करते हुए जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में टिम्बर को बेच रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज़ तो म्यांमार से नहीं परचेज़ किया जा सकेगा, क्योंकि उस पर तो सैंक्शंस लगे हुए हैं, है ना। तो उसी के लिए ही जो है म्यांमार का जो टीक है या टिम्बर है वो इंडिया के थ्रू ट्रेड किया जा रहा है। ये एक इन्वेस्टिगेशन हुई है आईसीआईजे जो है उनके द्वारा लेड जर्नलिस्ट की, उसमें ये खुलासा किया गया है। अब हम देखते हैं कि म्यांमार के टीक को हम कन्फ्लिक्ट वुड क्यों कहते हैं। 2021 में जब म्यांमार में कू हुआ तो मिलिट्री ने वहाँ की म्यांमार टिम्बर एंटरप्राइजेस के ऊपर कंट्रोल ले लिया। और म्यांमार टिम्बर एंटरप्राइजेस वो कंपनी है, वो स्टेट ओन कंपनी है जिसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं कंट्री के टिम्बर के में जो है ट्रेड करने के। और हुआ क्या कि उसके बाद जो है एमटीई ने बहुत सारे टिम्बर ऑक्शंस किए, और उससे जो है टिम्बर ऑक्शंस के बाद जो टिम्बर में ट्रेड होता है उससे मिलिट्री वहाँ की जो है वो बहुत पैसा कमाती है। लेकिन क्योंकि वो स्टंट वहाँ पर जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रही है, और इस अपनी जो है रूल को एस्टैब्लिश रखने के लिए वो जो है टीक के ट्रेड का या टिम्बर के ट्रेड का इस्तेमाल कर रही है, उससे जो रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है उससे वो पैसा इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये टीक जो है ये ब्लड टीक है, या फिर ये एक जो है कन्फ्लिक्ट वुड है, इसीलिए उसको ऐसा नाम दिया जाता है। अब म्यांमार का टीक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वहाँ के जो डेसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो मोस्ट टेंसाइल और ड्यूरेबल हार्डवुड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी हाई एंड फर्नीचर में बहुत ही डिमांड है। और म्यांमार का जो श्रिंकिंग फॉरेस्ट है वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज जो है वो प्रेजेंट करता है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच
ये जो है उन्होंने कहा है कि पिछले 2 दशकों में म्यांमार ने इतना फॉरेस्ट लूज़ किया है जितना स्विट्ज़रलैंड का साइज़ है। सोचो कितना ज़्यादा बड़ा एक अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट जो है म्यांमार से लूज़ हो चुका है जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस टिम्बर ट्रेड। अब क्या एक्शंस लिए गए हैं इस इल्लीगल हार्वेस्टिंग को रोकने के लिए? तो हुआ क्या कि 2013 में यूरोपियन यूनियन ने ईयू टिम्बर रेगुलेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किए, जिसमें कहा कि जो है इल्लीगल टिम्बर जो है वो ईयू की मार्केट्स में नहीं आना चाहिए। लेकिन 1 साल बाद ही म्यांमार ने खुद भी जो है वो टिम्बर ट्रेड के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया कि उसका जो है इल्लीगल ट्रेड नहीं होना चाहिए। लेकिन 2021 में क्या हुआ कि ईयू और यूएस दोनों ने ही सैंक्शंस लगाए म्यांमार के ऊपर कि वहाँ से टिम्बर ट्रेड ना आए। लेकिन अब ये इन्वेस्टिगेशन एक आई ओपनिंग इन्वेस्टिगेशन है जिससे ये पता लग रहा है कि इंडिया का जो है इस्तेमाल करते हुए, इंडिया का रूट इस्तेमाल करते हुए वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो टिम्बर ट्रेडर्स हैं वो म्यांमार का टीक जो है वो परचेज़ कर रहे हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है ये भी देख लेते हैं। कुछ लूप होल्स हैं जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इन टिम्बर या टीक ट्रेडर्स द्वारा। तो वो करते क्या हैं, वो क्या कहते हैं कि आप ऐसा करो, जो ये टिम्बर है इसके ओरिजिन को आपको पता करना है तो आप इसकी डीएनए टेस्टिंग कर लो। अब ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल नहीं है तो वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा, वो ये कहते हैं कि जो ये टिम्बर का ट्रेड अगर किया भी जा रहा है, अगर पकड़ा भी जाए टिम्बर, तो बोल देते हैं कि म्यांमार से जो ये टिम्बर आया है ये 2021 से पहले का है, जब सैंक्शंस नहीं लगे हुए थे। क्योंकि कैसे प्रूव करोगे आप? उसको बोल देते हैं वो कि पुराना टिम्बर है। तीसरा, वो बताते ही नहीं, वो स्पेसिफिक नाम ही नहीं लेते म्यांमार का, वो एक जो है ओरिजिन का जो है उसको ओरिजिन के कॉलम में वो एशिया लिख के भेज देते हैं या फिर इम्पोर्टेड लिख के भेज देते हैं, जिससे ये ना पता लग पाए कि ये टिम्बर या टीक जो है वो म्यांमार से आया है। अब इसी में जो है ये फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, इनका बहुत बड़ा रोल है ना? तो अब हम देख लेते हैं कि फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल है क्या? इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड की मोस्ट रिस्पेक्टेड वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम है, जो कि सर्टिफाई करती है कि कोई पर्टिकुलर कमोडिटी जो है वो कौन से फॉरेस्ट से आई है। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके एफर्ट्स जो हैं वो म्यांमार के टिम्बर से में जो है वो उतने अच्छे नहीं रहे हैं। ऑफ कोर्स इन्होंने बहुत जो है वो कोशिश किया है, बहुत सिग्निफिकेंट एफर्ट्स लगाए हैं कि इल्लीगली हार्वेस्टेड टीक जो है वो म्यांमार से ना आए, बट स्टिल एफर्ट्स जो हैं वो उतने ठीक से नहीं हो पाए हैं। क्यों नहीं हो पाए हैं? क्योंकि एफएससी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनके पास कैपेसिटी टू मॉनिटर ही नहीं है उतनी ज़्यादा, इनके सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स भी इन्फोर्स करने के पास इनके जो है उतने जो है रिसोर्सेज नहीं हैं, और खुद भी ये जो हैं थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन बॉडीज़ के ऊपर रिलाई करते हैं ये देखने के लिए कि उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको जो है वो कंप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट 2023। ये भी इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट 2023 निकाली है, जिसमें कहा है कि फॉसिल फ्यूल कंपनीज ने 120 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ मीथेन जो है वो 2022 में एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किए। एनर्जी जाइंट्स जो है वो रशिया यूक्रेन की जो है वॉर की वजह से अपने ऑयल और नेचुरल गैस प्राइसेस को बढ़ा हुआ देखकर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने लगे। मीथेन कट्स जो है सबसे सिंपल ऑप्शन है, आप अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहते हो, बट फिर भी ऑयल कंपनीज इसके ऊपर भी रेडी नहीं रहीं क्योंकि उनको तो प्रॉफिट दिख रहा था, है ना? अब ये रिपोर्ट क्या कह रही है ये भी देख लेते हैं। जो एनर्जी सेक्टर है उसी की वजह से लगभग 40% मीथेन गैस की एमिशन होती है हमारी एटमॉस्फेयर में। ऑयल और नेचुरल गैस कंपनीज जो हैं वो मीथेन को रिलीज़ करती हैं जब वो नेचुरल गैस की वेंटिंग करती हैं, और ये लीक्स के थ्रू जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस लीक्स के थ्रू जो है वो निकल आती हैं बाहर। लगभग 260 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस जो है वो ग्लोबली वेस्ट हो जाती है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो होता क्या है कि फिर मीथेन रिलीज़ हो जाती है, और फॉसिल फ्यूल कंपनीज इस पे कोई एफर्ट भी नहीं करना चाहती खास इसको रोकने के लिए। तो क्या सजेस्ट किए गए हैं मेजर्स? उन्होंने बोला है, आपके इस रिपोर्ट ने बोला है कि राइट पॉलिसीज़ और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 200 बिलियन क्यूबिक जो है आपकी एडिशनल गैस जो है मार्केट्स में लेकर आ सकती है, और उसके एमिशंस भी हम जो है 75% तक कम कर सकेंगे। ठीक है, जो ये मीथेन एमिशंस हैं उसको हम 75% तक कम कर सकते हैं। सिर्फ कितने पैसों में? सिर्फ जो 3% ऑफ नेट इनकम जो है ऑयल कंपनीज़ की उतनी ही इनकम में हम जो है वो
सारी जो है हम इसको मीथेन के एमिशंस को रोक सकते हैं, लगभग 75% के एमिशंस को हम रोक सकते हैं। 80% जो ऑप्शंस हैं उसमें तो जो ऑयल कंपनीज़ हैं या फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री है उनको नेट ज़ीरो कॉस्ट पड़ेगी अगर हम लार्जर जो है वो पर्सपेक्टिव से देखें तो। और उससे हमारा ऑफ कोर्स ग्लोबल टेम्परेचर राइज जो है वो भी कम हो जाएगा। और मीथेन इतनी बड़ी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है कि उससे 30% ऑफ वार्मिंग जो है वो सिर्फ मीथेन से ही होती है। 25 गुना ज़्यादा ये हीट को ट्रैप करती है एटमॉस्फेयर में एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। और इंक्रीज अमाउंट ऑफ मीथेन जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग के हमारे गोल्स जो है वो ख़राब हो सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साथी प्लेटफॉर्म। गवर्नेंस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक सेल्फ असेसमेंट प्लेटफॉर्म इंडियन स्टूडेंट्स को के लिए निकालने के लिए जो है वो तैयारी कर ली है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर निकाला है। इंडियन स्टूडेंट्स को एक सेल्फ बेस्ड इंटरेक्टिव लर्निंग और असेसमेंट प्लेटफॉर्म दिया जाएगा ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं उसकी कोचिंग फ्री में ले सकें। उनको रेगुलर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मिलेंगे। आईआईटी एम्स के स्टूडेंट्स उनकी मेंटरशिप भी करेंगे, ठीक है। उनके वो साथी की तरह उनका काम करेंगे, इसीलिए जो है वो साथी प्लेटफॉर्म इसका नाम रखा गया है। एआई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोटर नाम से, जिसको आपके आईआईटी कानपुर ने ही बनाया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शिशुपालगढ़। ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लैंड माफिया ने एक बहुत बड़ा जो है पोर्शन जो वॉल का है फोर्टिफाइड एंशियंट सिटी ऑफ शिशुपालगढ़ उसको डैमेज कर दिया है। शिशुपालगढ़ जो है आपके भुवनेश्वर के पास जो है वो लोकेटेड है। ये एक टाइम पर कलिंग की कैपिटल भी होती थी। लगभग 2000 साल पुराना ये फोर्टिफाइड कैपिटल रही है। और 1948 में इसको इसको जो है वो डिस्कवर किया गया है। इसके जो डिज़ाइन जो है वो स्क्वायर शेप्ड है। इसकी हर साइड जो है वो लगभग हाफ अ माइल की है। और इसमें 8 गेटवेज हैं इस सिटी में। ग्रिड लाइक अरेंजमेंट बनाई गई है जैसे आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर थी। ब्रिक एंड स्टोन का इस्तेमाल किया गया है गेट्स में। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली पाथवेज बनाए गए हैं। ग्रैंड गेटवेज बनाए गए हैं। और लगभग 20,000 से 25,000 के करीब इस फोर्टिफाइड सिटी में पॉपुलेशन उस टाइम पर रहती थी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियाज़ फर्स्ट डीएनए डेंगू वैक्सीन। बहुत ही खुशखबरी है हमारे लिए ये, ठीक है। तो सोशल इश्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि डेंगू की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ होती हैं इंडिया में हर साल। 2-3 सीज़न में जब ये डेंगू जो है वो कहर बरपाता है, तो इसीलिए जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये। तो इंडिया जो है उनकी फर्स्ट प्रोस्पेक्टिव डीएनए वैक्सीन जो है अगेंस्ट डेंगू वो अब क्लिनिकल ट्रायल में एंटर कर चुकी है। 2019 से इसको डेवलप किया जा रहा था नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु में। और अब ये क्लिनिकल ट्रायल स्टेज को एंटर कर रही है। और अगर सब कुछ सही रहा तो ये वैक्सीन हमारे बहुत सी आगे फ्यूचर डेथ्स को प्रिवेंट कर पाएगी। तो हम देखते हैं डीएनए वैक्सीन होती क्या है। इसमें इंजीनियर्ड डीएनए का यूज़ किया जाता है इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स देने के लिए। और जो है डीएनए प्लाज्मिड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डीएनए वैक्सीन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डिग्रेडेशन को भी अवॉइड करती है। और ये डायरेक्टली न्यूक्लियस को जो टारगेट करती है और उससे जो है लॉन्ग टर्म इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। बहुत स्टेबल होती है, कॉस्ट एफिशिएंट होती है, इसको आराम से बनाया भी जा सकता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वैक्सीन्स, इसीलिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल भी होती है। डेंगू आपको पता है मस्कीटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में देखने को मिलती है। एडीज इजिप्शी जो है मस्कीटो, जो आपका फीमेल मस्कीटो होता है उसकी वजह से ये होता है, जो इसका कैरियर होता है इस वायरस का, ठीक है। ये इवन जो है प्रेग्नेंट मदर से बेबी में भी जो है ट्रांसमिट हो सकता है, इतना खतरनाक होता है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका अभी तक अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई इसकी स्पेसिफिक वैक्सीन अवेलेबल है जो कि प्रूवन हो। बट इंडिया जो है वो इसमें स्ट्राइड्स जो है वो जनरेट कर रहा है। और आने वाले टाइम में अगर सब कुछ सही रहा तो हम इसकी एक वैक्सीन भी बना पाएंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएमएलए एपेलेट ट्रिब्यूनल। सो दिस टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर इकोनॉमी सेक्शन। सो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है यूनियन गवर्नमेंट को बोला है कि एक्सपीडिशियस स्टेप्स लो ताकि आप चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल अंडर पीएमएलए अपॉइंट कर सको, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि वो एपेलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट कर सकती है। ट्रिब्यूनल में एक चेयरपर्सन होते हैं, 2 मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन की अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो या तो वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हों या फिर हाई कोर्ट जज हों या फिर वो क्वालिफाइड हों जज ऑफ हाई कोर्ट बनने के। मेंबर अगर हम देखें तो वो या तो इंडियन लीगल सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या जो भी ये सर्विसेज मेंशन की गई हैं उनमें से किसी एक के कभी मेंबर रहे हों। जो है टेन्योर जो है अगर हम देखें तो 5 साल या 65 साल
का जो होता है टेन्योर, और ऑफ कोर्स ये पीएमएलए से रिलेटेड केसेस को सुनने के लिए एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है। अब हम पीएमएलए के बारे में भी देख लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब करने के लिए पीएमएलए इनेक्ट किया गया था 2002 में, और इसमें जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, क्योंकि इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, तो उनके पास ये पावर्स होती हैं कि वो कॉन्फिस्केट भी कर सकती हैं, प्रॉपर्टी को सीज भी कर सकती हैं इन केस अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। तो बैंकिंग कंपनीज़ के ऊपर भी ऑब्लिगेशन डाली गई है कि वो अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन सही तरीके से रखें। और कोई भी इशू अगर जो है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है तो वो पीएमएलए ही इंडिया में डील करता है। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास पावर्स होती हैं इसमें इन्वेस्टिगेशंस कैरी आउट करने की। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is India-Italy ties. This topic is important for your international relations. You know that Italian Prime Minister Giorgia Meloni recently paid a visit to India to attend the Raisina dialogue, where she was the guest, and she also gave a speech during that occasion. So anyways, what are the outcomes of this visit? So we have elevated our ties to strategic partnership now. Italy has also decided that they will join the Indo-Pacific Oceans Initiative of India under the Science and Technology Cooperation Pillar. We've also signed a declaration of intent on migration and mobility. We have also announced the India-Italy Startup Bridge. Certain MOUs on defense cooperation have been signed. But for understanding this topic in a brief and broad manner, both, we have to see the background of it. So, if we look at the political relations between these two countries, then they were established in 1947. And if we look at the recent developments, then in October 2021, PM Modi paid a visit to Italy, and we signed this strategic partnership on energy transition with Italian government. Our trade has reached an all-time high of $15 billion in the last year, and Italy is India's fourth largest trading partner in EU. Italy also ranks 17th in FDI inflows in India during the last uh, two decades. And we are keen to partner with Italy on food processing and sustainable farming sectors. If we look at the defense cooperation, then we have signed MOUs with respect to joint production of defense and aerospace sectors, and we are also working towards a joint working group on counter terrorism. Other areas of cooperation also include, the most important one is of course the India, Italy, Japan trilateral partnership. The major focus of this partnership would be on the Indo-Pacific region and the related developments that are going to get more salience in the upcoming period. And we have also cooperated. We are also cooperating in science and technology stream, where first India Italy Innovation Day was recently held virtually in 2021. If we look at the community or the diaspora that we have in Italy, then Italy holds in a third largest community of Indians in Europe after UK and Netherlands. So the next topic is Myanmar teaks. This topic is important for your environment section. So recently there was an investigation by certain journalists from India in collaboration with, of course, ICIJ, and they have found that even after the Western sanctions on timber trade from Myanmar, India has emerged as a favorite conduit or a pit stop for Myanmar's teak or its trade with Western countries. So, like there was the case with Russian oil, India was purchasing it from Russia, and it was supplying it to Western countries, including the US, UK, and other EU countries at a very high rate. A similar arrangement is being witnessed here in Myanmar teak as well. But we should be knowing that China is the largest importer, and India has not banned teak imports from Myanmar, and that's why we are taking the benefit of it. So why is teak being important from Myanmar, and why it is called the conflict wood? So first of all, you have to understand that in February 2021, there was a coup in Myanmar where the military took control of Myanmar Timber Enterprises, which is the state-owned company which has the exclusive right over country's precious timber resources. And since then, they have made certain auctions. Using that auctions, they are generating timber trade and using that money or funneling that resources into their into the maintenance of their military regime. Okay, so because this money is being used
to for the upkeep of military government in Myanmar. That's why we are calling this teak, or the money that, because it is generating money for the military government. That's why we are calling this teak as conflict wood or blood teak. Okay, there are similar parallels with blood diamonds also in armed conflict regions of Africa. Anyways, what is this so special about Myanmar teak? Because this teak is taken from deciduous and evergreen forests of Myanmar. It is most tensile and durable hardwood, and its demand for high-end furniture is very high. Myanmar's forest cover is shrinking because of this depleting teak reserves. And as per a recent report by Global Forest Watch, in the last 2 decades, almost twice the size of I'm sorry, roughly the size of Switzerland has depleted from Myanmar's forest reserves. So, what are the steps that have been taken to check this illegal harvesting of timber and teak from Myanmar? So in 2013, European Union introduced certain regulations to disallow illegal timber from entering their markets. Later on, even the Myanmar government introduced a ban on the export of timber and teak. But after the February 2021, both EU and US imposed sanctions on timber trade with Myanmar. Still, the military started trading with these Western countries using India as a route. So how through India this trade is being facilitated despite the Western sanctions? Let us also see that. First, of course, is DNA testing method. Timber traders often claim that if the buyers want to do the same, then they can perform DNA testing to identify the origin of this timber. There is also certain false claims by traders. So they say that this particular timber that we are exporting to EU was actually paid before the 2021 coup that happened in Myanmar, because at that time there were no sanctions. Later on, there is also another excuse that has developed, that these timber traders have started using the term Asia and imported in the origin column so as to avoid the Myanmar word or Burma, so that the imported country does not know that this timber is being illegally imported from Myanmar. But of course, Forestry Stewardship Council has been helping in tracing such illegally harvested timber from Myanmar. So, what is it? So, it's an international non-governmental organization, and it is one of the world's most respected and widespread has its widespread forest certification system. It has made significant efforts to prevent this trade, but of course, because of its limited resources and limited capacity to monitor and implement its certification standards, it is facing certain challenges. Also, this FSC relies on third party certification bodies to verify the compliance of its standards. That's why the role of FSC in preventing this trade is very limited. So the next topic is Methane Global Tracker Report 2023. This topic is important for our environment section. So annual Methane Global Tracker Report has been released by International Energy Agency, and it has said that fossil fuel companies have released about 120 million metric tons of methane into the atmosphere in 2022. So energy giants are riding the profits because of Russia-Ukraine war, which has drove up oil and natural gas prices. But uh, energy sector also accounts for 40% of total average methane emissions, and oil and natural gas companies release methane when the natural gas is flared or vented. And there are also reports of leaks from valves, and what happens is that greenhouse gas emissions, almost more than 260 billion cubic meters of natural gas, is wasted globally, and the resultant emissions of methane also reach the atmosphere. But because these fossil fuel companies are riding the profit wave, they have done little to tackle this problem. So certain measures have also been suggested by this report. So they are saying that we can reduce the emissions by 75%, and it would cost less than 3% of the net income for this fossil fuel industry if they are willing to do it. 80% of the available options to curb these emissions would not even cost them anything, because if we look at the larger picture, then the cost would come out to be net zero.
for them. By doing that, we would be able to lower the global temperature rise. And methane, it is a very potent greenhouse gas, and it is responsible for 30% of the warming, and it can roughly trap 25 times more uh, heat in the atmosphere if we compare it with the carbon dioxide. So, scientists have also been repeatedly sounding alarm regarding the increasing amount of methane in the atmosphere. So the next topic is Sathi platform. This topic is important for your governance section. Ministry of Education is set to launch a self-assessment platform for Indian students, and this is an initiative by Ministry of Education in partnership with the IIT Kanpur. It will be a self-paced interactive learning and assessment platform to prepare our students for competitive and other exams. So this will give them access to coaching for competitive examinations for free of cost, and this will also provide them regular all India mock tests and also mentorship from IIT and AIM students, which will act like sathis for them. That's why the name Sathi here. There is also an AI platform which has been developed by IIT Kanpur for the students. So the next topic is Sisupalgarh. This topic is important for our art and culture section. So land mafias have damaged a portion of wall of the fortified ancient city of Sisupalgarh in Odisha. It is located near the city of Bhubaneswar. It was once the capital of Kaling, and it is almost 2000 years old. The remains of this city were discovered in 1948, and it was found that the design has been and the construction has been in complete square shape. Each side spreads over half a mile, and almost 8 gateways are there into the city. There is grid-like arrangement. Brick and stone has been used for the gates, and there was intelligent traffic management, pedestrian-friendly pathways, grand gateways, and guard houses at that time in this city. Almost 20,000 to 25,000 people used to live in the city. So the next topic is India's first DNA dengue vaccine. This topic is important for your social issues, and it is a very good news because this dengue causes so many deaths in India every year. So India's first prospective DNA vaccine against dengue has entered clinical trials. It was in development since 2019 by scientists from National Center for Biological Sciences in Bengaluru. So what is a DNA vaccine? It uses engineered DNA to induce an immunological response, and it is the basic working principle behind DNA or vaccine. The basic principle working principle behind DNA vaccine is the use of a DNA plasmid, which directly enters the nucleus of target cells to induce a long-term immune response. It is a very stable, cost-efficient, and easier method to make vaccines than the traditional ones. So, what is dengue? You know that it's a mosquito-borne viral infection, which is primarily carried by the Aedes aegypti mosquito. This virus is responsible for causing dengue, and this virus can even transmit from a pregnant mother to her baby. There is currently no specific treatment or for this disease, and it can, of course, just uh, therapeutic care can help the person to recover from this disease. And if we get this vaccine, then of course it would be a very big achievement for the medical community. So the next topic is PMLA Appellate Tribunal. This topic is important for the governance and economy both. Delhi High Court has recently directed Union government to take expeditious steps in appointing the chairperson and other members of Appellate Tribunal under PMLA. So under the PMLA, the central government is empowered to set up an Appellate Tribunal, and it should be consisting of a chairperson and two other members. The chairperson should be a judge of the Supreme Court or a High Court, and or of course he or she should be qualified to be a judge of the High Court. And if we look at the members, then they should be from the Indian Legal Service, Indian Revenue Service, Indian Economic Service, or any of the services mentioned here. So their term is about 5 years till the age of 65 years. So they of course act as they are meant. This PMLA Appellate Tribunal is meant to hear appeals against the orders of the adjudicating authority on the authorities under the PMLA. So PMLA, you know that it was enacted to curb money laundering in India,
and it also gives the power to investigative agencies to confiscate and seize the property which has been derived from money laundering. It also puts obligation on banking companies, financial institutions, and intermediaries to maintain the records properly. And it also deals with any other issue related with money laundering in India. The investigative agency that is empowered to carry out investigations in money laundering cases is the Enforcement Directorate. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.